नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रैली रिपोर्ट में आज ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति का मिजाज यूपी और बिहार से काफ़ी अलग है। मोदी राज के 10 साल में बीजेपी ने बंगाल में जितना सब कुछ निवेश किया उसका बहुत फायदा तो उसे नहीं मिला। ज़रूर लोकसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं, 2019 में तृणमूल की घट गईं, लेकिन विधानसभा में ममता को हटाने का उसका सपना पूरा नहीं हुआ। इस चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ से कुछ बोलने लगे हैं कि बंगाल से उनका पुराना नाता है और अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वे मान रहे हैं कि इस जन्म में यानी अपनी वर्चस्ववादी राजनीति के दौर में वे बंगाल में सेंध नहीं लगा सके। ओडिशा, बिहार, केरल और बंगाल उनके लिए सपना ही रह गया। इसका मतलब यह नहीं कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल में लड़ाई आसान रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की 2011 से सरकार है। 2021 की जीत के बाद क्या उनके खिलाफ सरकार विरोधी लहर है, और अगर है तो वे कैसे एंटी इनकम्बेंसी का काउंटर कर रही हैं? रैली रिपोर्ट का सवाल ही यही है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी तो बढ़ी होगी। अगर ऐसा है तो क्या इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान होगा? और अगर ममता बनर्जी ने बीजेपी को 18 सीटों से घटा दिया तो 4 जून को पूरब से आने वाली सबसे बड़ी खबरों में वो शामिल हो जाएंगी। रैली रिपोर्ट के लिए जानकारी जुटाते समय पता चला कि ममता बनर्जी अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम करने के लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम पर जोर देती हैं। यह योजना 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। पहले महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर 500 रुपया भेजा जाता था, लेकिन अब जनरल कास्ट की महिलाओं को 1000, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 1250 रुपये दिए जाते हैं। रैली रिपोर्ट में हम आगे इसी तरह की जानकारियों के साथ ममता बनर्जी की चुनावी राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। 2019 में तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 18। इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल और बीजेपी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल ने 42 में से 12 टिकट महिलाओं को दिया है। ममता बनर्जी महिलाओं को टिकट देने में शुरू से ही बाकी दलों से आगे रही हैं। इस चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल में गठबंधन है। गठबंधन के तहत लेफ्ट 30 लोकसभा सीटों पर लड़ रहा है और कांग्रेस 12 पर। पुरुलिया और कूच बिहार में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। इन 2 सीटों पर 4-4 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस की 2019 में जीती हुई 2 सीटों में से एक बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी की सीट है। वहां से तृणमूल ने क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान को उतारा है। यानी यहां भी मुकाबला दोस्ताना कतई नहीं। भाषा के कारण भी और बंगाल की राजनीति में कम पकड़ होने के कारण मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर रैली रिपोर्ट तो बनानी ही चाहिए। मोदी के सामने 10 साल से अकेले लड़ रही हैं। 90 से ज्यादा रैलियां कर चुकी हैं। सभाएं और पदयात्राएं भी इसमें शामिल हैं। भारत की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। ये भूलना मत आप लोग, अपने बूथ पे वोट डलवाओगे आप लोग। अगर कोई रोकेगा बूथ पे जाने के लिए तो रुक तो नहीं जाओगे। ये बीजेपी वाले बूथ लूटना का काम करें तो कमजोर तो नहीं हो जाओगे, बूथ पे पहुंचोगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में इन्होंने चुनाव करवाया है। बताओ, आपको हमें सबको परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या गंगा मां साफ हो गई? नौकरी रोजगार दिए इन्होंने, तो इसलिए सावधान रहना इनसे। ये सावधान इसलिए करने आए कि संविधान को बदलना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन ने जहां बेहतरीन तालमेल से चुनाव लड़ा, वहीं कुछ राज्यों में खासकर पंजाब और बंगाल में वह तालमेल नहीं दिखा। इसके बाद भी यूपी के भदोही से अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी के लिए प्रचार किया। यानी तृणमूल यूपी के गठबंधन में शामिल है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बिहार के दरभंगा से सांसद रहे कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया है, तो पटना से बीजेपी के ही सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा को दूसरी बार आसनसोल से टिकट दिया है।
यह बता रहा है कि दिल्ली की तरफ बंगाल की राजनीति में प्रवासी वोट महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी यह बात जोर शोर से बताती हैं कि छठ पूजा पर 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बंगाल की राजनीति बेहद पेचीदा है। जब तक आप इसके भीतर के अंतर्विरोधों और कमियों को ठीक से नहीं जानते, प्रामाणिक टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ पत्रकारों से बात करते हुए एक बात समझ आई कि बीजेपी यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन कभी भी बांग्लादेश सरकार से इस पर बात नहीं करती। दूसरी बात, सीमाओं पर सुरक्षा केंद्र सरकार की है, फिर कैसे बांग्लादेश से घुसपैठिए बंगाल में आ रहे हैं? यह तो केंद्र की नाकामी हुई। तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर देती है, लेकिन यह भूल जाती है कि बंगाल के लोग भाषा और संस्कृति के कारण बांग्लादेश को उस नजर से नहीं देखते जिस तरह से बीजेपी उन्हें दिखाना चाहती है। बंगाल में बांग्लादेश के सीरियल और गाने भी बहुत देखे जाते हैं। दोनों तरफ के लोग आते जाते हैं। आबादी बढ़ने और घुसपैठियों के आने के जाल में बीजेपी बंगाल की राजनीति में फंस गई है। ऊपर से थोपा गया यह मुद्दा बीजेपी को जमीन तक पहुंचने नहीं देता। हम आज ममता बनर्जी की रैलियों, पदयात्राओं पर बात करेंगे। 28 मई को कोलकाता के विधान सारणी रोड पर नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ कार से। इस भीड़ से बीजेपी इतना उत्साहित हो गई कि पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की। आधे हिस्से में मोदी के रोड शो की तस्वीर थी जिस पर लिखा था असली, और बाकी के हिस्से में ममता की पदयात्रा की तस्वीर थी जिस पर नकल लिखा था कॉपी। मोदी ने रोड शो के दौरान कोई भाषण नहीं दिया, केवल हाथ हिलाते रहे, कार में ही सवार रहे। इसके जवाब में ममता बनर्जी अगले दिन उसी सड़क पर पदयात्रा करने चली गईं। 1.25 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और तृणमूल ने दिन के उजाले में सड़क भर दिया। टेलीग्राफ में मेघदीप भट्टाचार्य ने मोदी और ममता के रोड शो और पदयात्रा की विस्तार से तुलना की है। लिखा है कि 200 साल पुरानी इस सड़क पर चलते हुए ममता अपने पूरे रौ में नजर आईं। यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि बंगाली पहचान का हिस्सा है। ममता यहां रुक रुक कर लोगों से हाथ मिलाती रहीं, तोहफे स्वीकार करती रहीं और बात भी करती रहीं। श्याम बाजार स्ट्रीट पर नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया तो शिमला स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानंद के घर के पास लोगों से मिलने जुलने पहुंच गईं। ममता ने कहा कि उन्हें भीड़ जुटाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग लाने की जरूरत नहीं। ममता पदयात्रा के दौरान भाषण भी देती हैं। ममता बनर्जी शुरू से ही पदयात्रा करती रही हैं। कोलकाता की सड़कों पर आगे आगे चलने की तमाम तस्वीरें हैं। उनकी राजनीति का यह अभिन्न हिस्सा है। किसी चुनावी मैनेजर के पैदा होने के पहले से ममता कोलकाता की सड़कों पर पदयात्रा करती रही हैं। यह बंगाल की राजनीति का अपना चलन है जो लेफ्ट से आया है। लेफ्ट के नेता भी इस तरह की पदयात्रा करते रहे हैं। 23 मई को ममता बनर्जी ने दमदम में पदयात्रा की। इसके पहले 16 मई को भी पूर्वी मेदिनीपुर में पदयात्रा कर चुकी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बसु मने राखबेन इंडियन न्याशनल आर्मी करेছিলেন, প্ল্যানিং কমিশন করেছিলেন। নেতাজি না থাকলে দেশে স্বাধীনতা হতো না। নেতাজি, গান্ধীজি এরা স্বাধীনের, বাবা সাহেব আম্বেদকর, রবীন্দ্র নজরুল সকলের অবদান আছে। অথচ আজও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে দিল্লি জাতীয় ছুটি দেয়নি। আমি তাই প্রতিবাদ করতে গেছিলাম। মোদি কাল গেছিল রাজনীতি করতে, আর আমি আজ গিয়েছিলাম প্রতিবাদ করতে আর নেতাজিকে স্যালুট জানাতে। यह ममता बनर्जी का स्टाइल है। जिस सड़क पर मोदी का रोड शो हुआ उसी सड़क पर अगले दिन ममता ने पदयात्रा कर डाली। आज बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाता है। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की। मशीन लेकर मंच पर पहुंच गई और बताने लगी कि बीजेपी में जाते ही दागी नेता सफेद हो जाते हैं। गोदी मीडिया के दर्जनों कैमरों, केंद्र की एजेंसियों और सबसे अमीर पार्टी बीजेपी के घातक हमलों से बचते हुए और लड़ते हुए ममता बनर्जी बंगाल में टिक गईं। नरेंद्र मोदी ने बिहार में तेजस्वी के मछली खाने पर मुद्दा बनाया तो बंगाल में ममता ने उसे दूसरे ढंग से कैच कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए पत्रकारों को फिश फ्राई परोस दिया। ये आइडिया अच्छा है। समोसा, दालमोट, काला जामुन, रसगुल्ला और नीरस बिस्किट से कभी कभी मुक्ति मिलनी चाहिए।
ममता ने उसे बंगाल का मुद्दा बना दिया। इस बार नो बॉल फेंकने में नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया है। आपने वो बयान तो सुना ही होगा कि गांधी फिल्म के पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। ममता ने मुद्दा बना दिया कि बीजेपी अब यह भी तय करेगी कि रोटी खानी है या नहीं, मछली खानी है या नहीं, डीम यानी अंडा खाना है या नहीं। আমি দেখলাম তেজস্বী যাদব খাটাখাটনি করে বেচারা একটা লাঞ্চ খাচ্ছিল হেলিকপ্টারে, সেটাকে ও ভিডিও করে দিয়েছে যে দেখো লাঞ্চে কি খাচ্ছি, বলে দেখিয়েছে রুটি চাপাটি আর চাটনি খাচ্ছে, সাথে দুটো মাছ ভাজা খাচ্ছে। তাই দেখে প্রধানমন্ত্রী বললেন मछली खाता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, हम तो क्या खाएगा, बंका छाता खाएगा। এটা কিন্তু আজকে আমাকে একজন বলেছে, উনি তো খান সত্যি ব্যাঙের ছাতা, আমাদের ব্যাঙের ছাতার 1 টাকা দাম, আর ওনার ব্যাঙের ছাতার একটা লাঞ্চে 4 লাখ টাকা দাম। ক্যালকুলেশন করে বলেছে তাইওয়ানের ব্যাঙের ছাতা। আমি এর মধ্যে যেতে চাইতাম না যদি আপনি এ কথা বলে বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষকে আপনি মানে অপদস্থ না করতেন। কেউ ভেজ খেতে পারে, কেউ নন ভেজ খেতে পারে। আজকে আমি একটা সংবাদ মাধ্যমেই দেখেছি বা কোনো একটা সোশ্যাল নেটে যে উনি যে ভ্যাঙের ছাতাটা খান সেটা তাইওয়ান থেকে আসে, তার একটা পিসের দাম হচ্ছে 80,000 টাকা এবং ওনার লাঞ্চের জন্য লাগে 4 লক্ষ টাকা। আমার কোনো যায় আসে না মোদিবাবু, আপনি খান, আপনার শরীর সুস্থ রাখুন, স্কিন ভালো রাখুন, আপনি 4 লাখ টাকার জায়গায় 20 লাখ টাকা খেলেও আমি কিচ্ছু মাইন্ড করব না, কারণ এটা খাওয়ার অধিকার আপনার আছে, তাই বলবো না। কিন্তু আপনি যখন আমার গায়ে হাত দিয়ে বলবেন মাছ খাবে না, মাছে ভাতে বাঙালি, মাছ খাবে না, মাংস খাবে না, ডিম খাবে না, तो की खावे बार्ली। बंगाल में बीजेपी के 2 बड़े नेता बताए जाते हैं, एक शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल से आए हैं और दूसरे राज्यपाल जिन पर तृणमूल आरोप लगाती है कि वे केंद्र के इशारे पर बीजेपी के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार के 10 साल के दौर में बंगाल और तमिलनाडु के राजभवन ने क्या किया, इसकी झलक आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों में मिल जाएगी। बंगाल में 7 चरणों में मतदान होने हैं। 7वें चरण में जिन 9 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे सभी तृणमूल के पास हैं। ये 9 सीटें कोलकाता शहर, उसके उपनगर और सुंदरबन इलाके की हैं। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। रोड शो के मुकाबले ममता बनर्जी पदयात्रा पर जोर देती हैं। उनकी पदयात्रा का क्रम देखने लायक है। ममता सबसे आगे चलती हैं, उनके पीछे कुछ रंगकर्मी चलते हैं, फिर उनके पीछे कार्यकर्ता या समर्थक। ड्रोन कैमरे से देखने पर लगता है गणतंत्र दिवस की झांकी गुजर रही है। 30 मई को ममता बनर्जी ने जाधवपुर से काली घाट तक पदयात्रा की। 12 किलोमीटर की यह पदयात्रा 2 लोकसभा क्षेत्रों जाधवपुर और साउथ कोलकाता से गुजरी। काली घाट में ममता बनर्जी का घर है। यह पदयात्रा इस चुनाव की सबसे लंबी पदयात्रा बताई जा रही है। भारी उमस और 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में 12 किलोमीटर चलना आसान नहीं। पदयात्रा के दौरान जगह जगह पर मंच बनाए जाते हैं और ममता वहां भाषण देती हैं। 29 मई को अभिषेक बनर्जी भी इसी जाधवपुर में रोड शो कर चुके थे। ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी भी रोड शो और पदयात्राएं कर रहे हैं। इस तरह ममता ने अभिषेक बनर्जी को अपने ही सामने एक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। डायमंड हार्बर में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने संयुक्त सभा की, जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। ममता अभिषेक को लेकर जरा भी नहीं हिचकती, बीजेपी के परिवारवाद के आरोप की परवाह नहीं करती। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी ईडी के मामले चल रहे हैं। पार्टी में ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है और अभिषेक बनर्जी को एबी। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, सुष्मिता सिंह देव और सागरिका घोष जैसे कई नेताओं की अपनी पहचान है। सबकी अलग अलग उपयोगिता भी है। अभिषेक बनर्जी बिल्कुल साफ साफ हिंदी बोलते हैं। हर चोट का जवाब वोट से देना है। 10 साल में जो लगातार चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट आया, आने वाला 1 तारीख को 2 नंबर बटन दबा के उस चोट का जवाब वोट से देना है। जो डराड़ पैदा करके हमारा हक हमसे छीनना चाहा, मैं उस बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का है,
जैन का है, सबका है। इस धरती पे मेरा जितना हक है, आपका उतना ही हक है। और जो सोचता है डरा के धमका के हमें रोकेंगे, हम ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं। सत्ता से तुमको उखाड़ के 4 तारीख को फेंकने वाले हैं, ये याद रखना। सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। मौसम बदल गया है, धूप है। कौन सा महीना है? मई महीना में छाव आ गया, मौसम बदल चुके हैं, बीजेपी जा रहे है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो एक भाई को एक भाई से लड़ाए और हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, उन बांग्ला विरोधियों का विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने जो प्रचार गीत बनाया है उसमें बीजेपी को जमींदार पार्टी के रूप में दर्शाया गया है। ममता का इस बार का नारा है, जनगण का गर्जन होगा, बांग्ला विरोधी का विसर्जन होगा। ममता बनर्जी का आरोप है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी बंगाल से बदला ले रही है। आरोप लगाती हैं कि मनरेगा के 50 लाख से अधिक मजदूरों का पैसा नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची भेज दी गई मगर घर नहीं बनाया गया। बीजेपी ने बंगाल में हर तरह की कोशिशें कर ली मगर बड़ी कामयाबी नहीं मिली। यहां तक कि बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के प्रदर्शनों से जुड़े गीत बेला चाव की धुन पर प्रचार गीत बना डाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली थीं। वहीं पर भाजपा और सीपीएम को 2-2, कांग्रेस को 4। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें काफी बढ़ गईं। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से बंगाल जाना शुरू कर दिया। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें आईं, सारा निवेश डूब गया। 2021 में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन 77 सीटें आईं। बीजेपी ममता को नहीं रोक सकी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट की सीटें भी घट गईं। ममता की राजनीति में विविधता का प्रदर्शन खूब है। वे बेझिझक मुसलमानों के बीच नजर आती हैं, इफ्तार और ईद में हिस्सा लेती हैं, क्रिसमस मनाती हैं, जैन मंदिर और हिंदू मंदिर जाती हैं। यह कोलकाता का अपना मिजाज भी है। ममता धर्मनिरपेक्षता को अपना मेडल बनाती हैं। कहती हैं वे जिस हिंदू धर्म को जानती हैं वो बीजेपी के हिंदू धर्म से काफी अलग है। मैं ईद के नमाज में जाती हूं, घर में चंडी पाठ भी करती हूं। मोदी के दौर में आज भी यह महानगर नेहरू के जमाने की विविधता को खुलकर जीता है। कभी क्रिसमस के मौके पर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट जाइएगा, आपको लगेगा कि क्रिसमस ईसाइयों का नहीं, पूरे कोलकाता का त्योहार है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तृणमूल के भाषणों में क्या कहा जा रहा है यह जानने में मेरी दिलचस्पी थी, लेकिन भाषा की वजह से हम सारे भाषणों को नहीं सुन सके। बीजेपी के बाद तृणमूल कांग्रेस को सबसे अधिक चंदा मिला है 1397 करोड़, कांग्रेस से भी ज्यादा। वैसे इस मुद्दे पर ममता बनर्जी किनारा कर जाती हैं। वे अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नहीं उठाती हैं। ममता की रैलियों में व्यवस्था और इसके वीडियो का संपादन उच्च कोटि का होता है। ममता के लिए अलग तरीके का मंच बनाया जाता है। कई सभाओं में ममता एक जगह रुककर भाषण नहीं देती, बल्कि माइक लेकर मंच पर टहलने लग जाती हैं। पूरे मंच पर घूम घूम कर बोलती हैं और अपने ट्वीट में मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने का मजाक उड़ाती हैं। ममता की पदयात्रा हो या मंच की सजावट, जितना उन्हें आम बनाया जाता है उसके साथ साथ उनका मकाम भी ऊंचा रखा जाता है। ममता की राजनीतिक शुरुआत लड़ाई और संघर्ष से हुई। मोदी दौर के हमले ने उन्हें फिर से फाइटर बना दिया है। इस लड़ाई ने ममता को कितना बदल दिया है इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। आज कोई भी पार्टी बीजेपी के हमले से खुद को बचाते बचाते उसके जैसी हो सकती है। भारत के इतिहास में इस स्तर पर कभी नहीं हुआ कि अपनी पार्टी को बचाना ही पार्टी के नेता की सबसे बड़ी चुनौती हो गई। ममता बनर्जी ने 7 चरणों के चुनाव और अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग को भी खूब निशाना बनाया। अभी साइक्लोन के बारे में बात करती हुई उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग पर दबाव डालकर ऐसा चुनावी कार्यक्रम बनवाया है। कहती हैं कि मुझे साइक्लोन की चिंता है, लेकिन साथ में चुनावी सभाओं में जाना पड़ता है। लोग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं और चुनाव है कि 3 महीने से चला जा रहा है। ऐसा चुनाव कार्यक्रम सिर्फ एक इंसान मोदी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। क्या पहले चरण में 4 सीट की जगह 24 सीट पर चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे? बंगाल में सबसे ज्यादा फोर्स भेजने के बावजूद भाजपा को इस बार बंगाल के लोग हराने वाले हैं। ममता यह सब अपने भाषणों में कहती हैं। क्या जरूरत था कि 3 महीने के लिए चुनाव का दिन ठीक करना?
क्या ये लोगों को पता नहीं है? अभी गर्मी ज्यादा होता है, अभी बारिश का मौसम है, एक टाइम में इलेक्शन करना ठीक नहीं है। इलेक्शन होता है जो मई का मिडिल में पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। और अभी देखो, खाली मोदी को एडवांटेज के लिए कि उसको टाइम मिलना चाहिए घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, इसी के लिए उनको एडवांटेज देने के लिए इतना दिन इलेक्शन देर किया है। हम तो आश्चर्य हो गया। बंगाल का साथ सबसे जबरदस्ती किया गया है। एक इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन करके चला गया था। उन्होंने यही बात कहा था, क्या जरूरत था? एक फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ 4 सीट का। कैन यू इमेजिन? वो 4 सीट का नहीं होके वो 24 सीट हो सकते थे। अगर तमिलनाडु में 40 सीट एक दिन में हो सकता है, तो बंगाल में 7 दिन का जरूरत, 7 फेज का जरूरत क्यों होता है? क्यों होता है? और कोई स्टेट में आप इतना सेंट्रल फोर्स नहीं भेजा, सब भेजा है आप पश्चिम बंगाल में। क्यों? बंगाल को आप पसंद नहीं करता है। हर स्टेट आपको फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग बंगाल में फाइट कर सकता है। इसी के लिए आपको जबरदस्ती हम नहीं मांगते हैं, इसी के लिए आप टाइम देने के लिए करते हैं। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि इस बार वे बंगाल में 24 से 30 सीटें जीत जाएंगे। अमित शाह तो विधानसभा में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, 200 पार का नारा दे रहे थे, सीटें आई 77। दीदी ओ दीदी 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन को लोगों ने पसंद नहीं किया। ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी को भाजपा नेता कहना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि कायदे से वे अब केयर टेकर पीएम हैं। 27 मई को कोलकाता उत्तर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि खुद उनके चुनाव प्रबंधक उन्हें प्रचार अभियान में टीएमसी चेयरपर्सन पुकारते हैं। ममता ने कहा ऐसा करके वे आचार संहिता का पालन कर रही हैं। मोदी केयर टेकर पीएम हैं और केंद्र में उनकी सरकार जाने वाली है। 2014 से 24 आ गया। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कम जोर नहीं लगाया। ममता के मंत्री जेल गए, पार्टी के नेता तोड़कर बीजेपी में लाए गए और संदेश खाली से लेकर तमाम मुद्दों को बड़ा करने में बीजेपी और गोदी मीडिया ने पूरा दम लगा दिया। गोदी मीडिया ने जिस तरह से संदेश खाली को लगातार कवर किया, कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जहां बीजेपी का जेडीएस से गठबंधन है। इस चुनाव में संदेश खाली का स्टिंग भी आया, जिसमें बीजेपी के नेताओं पर कथित तौर पर दबाव डालकर आरोप लगवाने की कोशिश साबित की गई, लेकिन यह खबर आकर चली गई। প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন আমাদের নামে কি সব বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তারপর আমি কোর্টে কেস করেছি, কোর্ট থেকে বলেছে এটা অন্যায়, এটা করা যাবে না, আমি ডিফামেশন করব, ছাড়বো না কিন্তু আমি ওদের। সন্দেশ খালি নিয়ে আপনারা দেখলেন কি মিথ্যে কথা বলে চক্রান্ত করলো, আর সারা বাংলার মাথা হেট করে দিল সারা বিশ্বের সামনে। টিভিগুলোকে বলুন একটা নিউজ আমাদের দেখাবে না। এই যে ছাপ্পার পর ছাপ্পা দিচ্ছে আজকে, ওরা দেখেছে? দেখাবে না। বিজেপি রাগ করবে না? বাবা, তাহলে তো গেল, ওরা দেখাবে না। আর আমাদের যদি একটা ইঁদুরও দৌড়ায়, তাহলে 50 বার করে একই নিউজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখিয়ে চলবে। তাও এসবে আমরা ভয় টয় পাই না। সভ্যতার এই পীঠস্থানে আমরা জ্বালাবো আলো, এটাই হোক আগামী দিনের আমাদের কল্পনা, আমাদের শপথ, আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের প্রতিশ্রুতি। बंगाल की 42 सीटों पर बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाना चाहेगी। तृणमूल बीजेपी की बढ़त को रोकना चाहती है। इंडिया गठबंधन ने बंगाल को ममता के भरोसे छोड़ दिया है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी बंगाल में नजर नहीं आए। रैली रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी ने देखा, हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए बहुत आभार। हम जानते हैं काफी कमियां होंगी, लेकिन मकसद यही था कि जिस विपक्ष को गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, उसका मजाक उड़ाता है, उस विपक्ष की रैलियों को देखा जाए और उसके बारे में लोगों को बताया जाए। बीजेपी के पास जितना पैसा है, जितनी ताकत है, वह चाहे तो अपने एक एक जिलाध्यक्ष को फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट कर सकती है और जिलाध्यक्षों को भी फॉर्च्यूनर ही मांगना चाहिए। उसके लिए बीजेपी के पास अब समर्पित मीडिया है, संस्थाएं हैं। उसकी जीत के दावे हर दूसरा जानकार करता है। लेकिन हमने रैली रिपोर्ट के जरिए देखा कि 2024 के चुनाव में अपनी तमाम कमजोरियों, खामियों के बावजूद विपक्ष मजबूती से लड़ रहा था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।